आज का हमारा लेक्चर है डायबिटीज़ पे। सबसे पहली बात कि डायबिटीज़ है क्या। नॉर्मल शुगर लेवल का ब्लड में बढ़ जाना डायबिटीज़ कहा जाता है। इसकी मल्टीपल रीजन हैं और मल्टीपल टाइप्स हैं। यस, डिक्रीज भी तो हो सकता है शुगर लेवल। वो डायबिटीज़ नहीं होती, वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है उसे। डायबिटीज़ में या उस होगा तो जो डायबिटीज़ जिसे कहा जाता है उसे होता है हाइपरग्लाइसीमिया, मीन के ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। फिर हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज़ के पेशेंट में हो जाता है, लेकिन वो फिर ये नहीं है कि डायबिटिक है, वो एक तो रिस्क पे होता है या मीन के एक तरह से एक प्रॉब्लम हो सकती है या डिसऑर्डर्स है। अगर इंसुलिन की वो भी वीकनेस की वजह से होता है कि अगर एनर्जी आप लोग कम लेंगे तो मीन के हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा इसकी टाइप्स हैं इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। हाँ, इंसुलिन डिपेंडेंट, डायबिटीज मेलिटस, नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस। इस तरह दूसरी है मॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड, डायबिटीज मेलिटस और गेस्टेशनल डायबिटीज। इनके मोस्टली जो है 4 टाइप्स हैं। इसमें यह है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होती। उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि जो हमारे पैंक्रियास सेल्स हैं, बीटा सेल्स, उनकी डिसफंक्शन हो सकता है, उनमें किसी तरह की इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, इशू हो सकता है। तो बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करते डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो दूसरा डायबिटीज़ नॉन इंसुलिन है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो होती है लेकिन वो एक्शन नहीं कर सकता, जो उनका एक्शन है उसका काम जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। तो इसके अलावा है मॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज। ये मोस्टली मॉल नरिश लोगों में होती है, वो मेल हो या फीमेल हो। अगर इनका BMI 16 से कम है तो उनको ये डायबिटीज़ हो सकती है, और उनमें ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। इनको इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, समटाइम नहीं भी पड़ सकती, कि इनको मैनेज किया जा सकता है उनके हेल्दी वेट से। इसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान जो है अक्सर होती है। इसकी भी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, जिससे डायबिटीज़ हो सकती है। सर ये तो ठीक हो जाती है वैसे भी। हाँ, नहीं, उसमें ये है कि अगर उसको आपने मैनेज कर लिया, कंट्रोल की, ऐसा कह सकते हैं जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है उसमें 2 इफ़ेक्ट हो सकते हैं। या तो मीन के परमानेंट उसे डायबिटीज़ भी हो सकती है, मीन की ये प्री डायबिटिक कंडीशन है, और उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो मीन की इसी वजह से एक ख़ास मीन की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है तो वहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अपना ख्याल रखना है, प्रेगनेंसी के बाद भी उसको एहतियात करने की ज़रूरत है। अपना अगर उसका वेट ज़्यादा है तो वो वेट रिड्यूस करे, अगर उनके हैबिट्स में शुगर्स वगैरह को भी रिस्ट्रिक्ट करे, फिजिकल एक्टिविटी को भी ज़्यादा करे। उससे ये है कि अगर वो मैनेज नहीं करेगी तो लेटर एज में उसे परमानेंट टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो अब मेन जो मॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ है या गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ये मीन की इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है कॉमन है। तो हम इसको टाइप 1 डायबिटीज़ में देखेंगे कि फ्यू जो जनरल पॉइंट्स हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ हो रही होती है और किस वजह से
ये अकर होती है। सर टाइप 1 तो वैसे भी जुवेनाइल नहीं होती, क्या चीज़? टाइप 1 जुवेनाइल नहीं होती, बिफोर 40 जो होती है। हाँ, टाइप 1 जो है ना मोस्टली बच्चों में हो रही होती है अर्ली एज पे, क्योंकि ये हेरिडिटी है। और लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये डायग्नोज नहीं होती। डायग्नोज मोस्टली बाद में होती है जब किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, लेकिन ये इनके जो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन है वो अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाती है। इसकी टाइप 1 में सबसे ज़्यादा कीटो एसिडोसिस होती है, मीन के फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेंगे, कीटोन्स जो बॉडी में स्टोर एनर्जी है उसकी ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इसके दूसरी जो है इसका वेट लॉस भी ज़्यादा होता है पेशेंट का, यूरिनेशन पोलीयूरिया होता है इसमें, और पोलीडेप्सिया भी होता है, मीन के ज़्यादा प्यास का ज़्यादा लगना, और पोलीफैटिया भी होता है, मीन के भूख का ज़्यादा लगना। तो मीन के टाइप में उनकी जो साइन सिम्टम में कह सकते हैं कीटो एसिडोसिस होती है। इसके अलावा पोलीयूरिया, ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एक या दो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज उनको कहा जाता है जो अपने ही सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं। वैसे एंटीबॉडीज का काम होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई पॉइजन वगैरह बॉडी में इंटर हुई है तो उनको इनगल्फ करना, लेकिन टाइप 1 में ये होता है कि ये अपने ही बीटा सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा पोलीयूरिया है, इसमें यूरिनेशन ज़्यादा होती है। पोलीफैगिया है, भूख ज़्यादा लगती है। पोलीडेप्सिया है, मीन के उसमें जो है ना प्यास ज़्यादा लगती है, थर्स्ट। ये चीज़ जो कॉमन सिम्टम्स हैं इसकी डायबिटीज़ टाइप 1 की, जो मीन के मोस्टली जो प्रोसेस हो रहा होता है। फिर इसमें ये है कि इसकी रीज़न जो है वो हेरिडिटी भी हो सकती है, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है जो बीटा सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दे। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में। ये इसकी सिम्टम्स थी डायबिटीज़ की। इसमें दूसरा ये है कि डायबिटीज़ जो इंसुलिन के आपको कुछ हार्मोनल चेंजेस में भी हो रहा होता है, जो कुछ हार्मोन्स हैं जो इंसुलिन के अपोजिट काम करते हैं, जिसमें है आपका ग्लूकागॉन, ये वो हार्मोन बता रहा हूँ जो इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में जो शुगर मौजूद है उसमें सेल्स में एब्जॉर्ब कराना, ताकि वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लो हो सके। और दूसरे तरह आप कह सकते हैं इंसुलिन का काम होता है हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट कराना, और जो दूसरी ग्लूकागॉन्स नॉर्फ्रॉन ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन क्रिएट करते हैं। इसमें ग्लूकागॉन्स है ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो मीन के अपोजिट काम करते हैं इंसुलिन के। और नॉरएपिनेफ्राइन है, एपिनेफ्राइन है, ये जो है मीन के इंसुलिन के अपोजिट काम करते हैं। तो ये टाइप 1 के हवाले से था, उनके सिम्टम्स और उसकी रीजंस, जो एक जनरल रीज़न। वैसे तो बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी हैं जो मीन के खबर व्यू है। सर हमारा मेन जो काम है वो है इंसुलिन के हवाले से डायबिटीज़ में डाइट का रोल। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें
एक जो उसका एक्शन है इंसुलिन का इम्पेयर्ड हो जाता है। इंसुलिन प्रोड्यूस होती है लेकिन वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होती। उसकी वजह ये है कि ग्लूकोगॉन्स का जैसे कि काम होता है कि इंसुलिन को इनके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, तो उसकी ये वजह हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज में ग्लूकोगॉन्स की जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाती है, या जैसे ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रेशन है वो बढ़ सकती है, एपिनेफ्राइन है इनकी बढ़ सकती है। तो इसकी वजह से जो है ना बॉडी में ग्लूकोज तो मौजूद है, मीन के ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद है लेकिन बॉडी में मजीद भी ऐड हो रहा है, तो ग्लूकोगॉन्स जो है ना उसमें मजीद एडिशन कर रहे हैं। मीन के बॉडी को सिग्नल इस तरह से मिलता है कि बॉडी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में है। जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो ग्लूकोगॉन्स काम करते हैं और एनर्जी को जो है ना रिलीज़ करते हैं, जो हमारे स्टोर एनर्जी है लीवर से ब्रेक डाउन करने के बाद उसको ब्लड में। तो टाइप 2 डायबिटीज में भी मोस्टली यही हो रहा होता है, एक तो इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं है, दूसरा ग्लूकोगॉन्स से जो है वो भी बढ़ रही है, तो इस हवाले से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसकी रीज़न जो है सबसे बड़ी वो है ओबेसिटी है, मीन के फिजिकल एक्टिविटी है, मीन वही फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, फिजिकल इनएक्टिविटी है। इसके अलावा मीन के ईटिंग पैटर्न है, मीन के ज़्यादा ईटिंग करना, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है। ये मीन के जो मोस्ट कॉमन चीज़ें, इसके अलावा पेकॉस है, पेकॉस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है ना बढ़ जाती है। हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। टाइप 2 डायबिटीज में इसकी भी रीजन हो सकती है। हाँ, इसमें टाइप 2 डायबिटीज में ये होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस ये दोनों में आता है मोस्टली, मीन टाइप 1 में ज़्यादा होता है क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। पेकॉस में हमने पढ़ा था कि जब भी पेकॉस अकर होती है तो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है एस्ट्रोजन की कमी की वजह से और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन की ज़्यादती की वजह से। तो ये मोस्टली टाइप 1 में होती है, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रही होती है टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ या दोनों डायबिटीज़ में जो इसके बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है वो है रेटिनोपैथी हो सकती है, जो हमारे सेल्स है न्यूरॉन्स, मीन के रेटिना जो आइज के सेल्स हैं, रेटिनोपैथी। मीन के डायबिटीज दोनों तरह से, मीन के टाइप वैसे ये ज़्यादातर टाइप 1 में हो रही होती है लेकिन दोनों में चांसेस होते हैं। रेटिनोपैथी मीन के रेटिना सेल जो विजन है वो लो हो जाती है, मीन की आई साइट वीक हो जाती है। इसके अलावा नेफ्रोपैथी हो सकती है, ये बहुत जो है न्यूरोलॉजिकल इशू। नेफ्रोपैथी इसमें जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डायबिटीज़ का में सबसे बड़ा रिस्क, क्योंकि किडनी का काम होता है जो ब्लड है उसे फिल्टर करना। जब मीन के एक नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा शुगर होती है हमारी ब्लड में तो उसको फिल्टर करने में, उसको दोबारा फिल्ट्रेट करने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से जो नेफ्रॉन्स हैं या फिल्टर करने वाले सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेफ्रोपैथी होती है। मोस्टली जो है पेशेंट में किडनी इश्यूज होता है, डायबिटिक जितने भी पेशेंट हैं उसका नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो इसी चीज़ की होती है। फिर होती है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जो हमारे नर्व सेल्स हैं जो ब्रेन से सिग्नल मिनके बॉडी से लेकर ब्रेन से लेकर बॉडी तक पहुंच जाते हैं या बॉडी का सिग्नल वहाँ पहुँच जाते हैं, तो न्यूरोपैथी वो भी डैमेज होते हैं। इसको चेक करने का ये तरीका है कि अगर मोस्टली ये फीड से जो है ना देखे जाते हैं। जो नेफ्रोपैथी है वो मीन के ओडीमा टाइप, अगर आपके टांगों पे मोस्टली पाँव पे जख्म वगैरह
इस तरीके से, या स्वेलिंग वगैरह होती है, या डार्क स्पॉट्स वगैरह, ये मोस्टली एक तरह की किडनी फेलियर की जो है ना सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग वगैरह। और अगर डायबिटिक है, न्यूरोपैथी का ये है कि आपकी जो सेंसेशन है फीट की वो कम हो जाती है। मीन कि आप अगर आप पाँव पे कोई चीज़ आपने लगाई है, अगर किसी को न्यूरोपैथी है तो उसे फील नहीं होगी। इवन कि अगर वो आग पे भी पाँव रख दे तो उसे पता नहीं चलेगा कि मेरा पाँव आग पे है, क्योंकि सेंसेशन नहीं होती। तो ये हो रहा होता है न्यूरोपैथी में। पूरी बॉडी पे स्पॉट्स नहीं, मीन कि मोस्टली जो है वो मीन के पाँव पे बनते हैं या टांग्स में, या ये जो फिंगर टिप्स होती है ना, इनको ज्यादा डिफेक्ट करते हैं। मोस्टली मीन के जो है ना, मोस्टली पाँव पे, सम टाइम हैंड वाली साइड पे भी, पूरी बॉडी पे नहीं होता। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, क्योंकि इसमें ये है कि यूरिया की मिकदार भी बढ़ रही है, फिर क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, तो फिर और भी मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं। तो अगर हाई लेवल है किडनी फेलर्स तो फिर दूसरे प्रॉब्लम या इशू हो जाते हैं। ये तो इसके अलावा अब ये है कि ग्लूकोज को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं डायबिटीज़ को, कि आया कि डायबिटीज़ है या नहीं। इसमें मोस्टली 3 तरह के टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें एक है HbA1c, हेमोग्लोबिन का टेस्ट भी कहा जाता है। ये एक एवरेज टेस्ट होता है, मीन के 3 मंथ की पूरी रिपोर्ट्स बता देता है इसमें कि ब्लड में कि ग्लूकोज कितना रहा है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 5.7 से लेकर 6.4 तक। अगर इसके दरमियान में है तो टेस्ट तो ठीक है, मीन के कोई इशू नहीं है डायबिटीज़ का, तो नॉर्मल है। अगर 6.4 से ज़्यादा है तो डायबिटिक हो सकता है या डायबिटीज़ की रिस्क पे होता है। जितना ये बढ़ता जाएगा उतना रिस्क बढ़ता जाता है। इसके अलावा जो टेस्ट किया जाता है वो है फास्टिंग ग्लूकोज। इसमें फास्टिंग ग्लूकोज का 12 आवर का गैप हो, 12 आवर की गैप के बाद अगर आप टेस्ट कराएंगे तो फास्टिंग ग्लूकोज कंसिडर किया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है 75 मिलीग्राम से लेकर 106 तक। दूसरा इसके अलावा होता है रैंडम ग्लूकोज टेस्ट। फास्टिंग वाले की नॉर्मल रेंज क्या है? 75 से लेकर 106 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इसके अलावा जो है हमारे पास रैंडम की जो वैल्यूज होती हैं, अगर 140 से लेकर 200 तक नॉर्मल है, अगर 200 से ज़्यादा है तो रैंडम ग्लूकोज तो फिर डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। मिलीग्राम में? ये भी मिलीग्राम। इसके अलावा दूसरा है कि अगर हम नॉर्मली ये तो लैब टेस्ट है, कि लैब टेस्ट के अलावा हम ब्लड सैंपल से या इस तरीके से कैसे, जैसा कि ग्लूकोमीटर से कैसे मेयर कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप 75 ग्राम ग्लूकोज को ग्लूकोज इंटेक करवाएं, इंजेस्ट करवाएं बॉडी में। 2 आवर के बाद उसका रिजल्ट देखें। 2 घंटे के बाद जितना है ग्लूकोज तो वो आप लोग मेयर कर लें। मीन के इसको टेस्ट ओरल टेस्ट भी कहा जाता है, इसे ओरल डायबिटिक टेस्ट। उसमें यह था कि 75% ग्राम ग्लूकोज इंजेस्ट कराया जाता है बॉडी में, और 2 आवर के बाद देखा जाता है कि ब्लड में कितना है आफ्टर 2 आवर। तो उससे हमें अगर उसकी नॉर्मल वैल्यू, जैसे हमने रैंडम टेस्ट भी इसी तरह से होगा, अगर उसकी नॉर्मल वैल्यूज 200 से कम है तो मीन के वो ठीक है, अगर 200 से ज़्यादा है तो मीन के डायबिटिक है। फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है डायबिटीज़ में, अगर इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा है या ग्लूकागॉन जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया का के चांसेस हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में ये होता है कि आप लोगों के पास 15 ग्राम जो है कोई स्वीटनर होना ज़रूरी है। विदिन फ्यू मिनट जो है आप उसे 15 ग्राम आप कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, लेकिन एज ए डाइटिशियन हम रिकमेंड नहीं करते। इसके अल्टरनेटिव आप कोई शक्कर है, हनी है, या इस तरीके से कोई फ्रूट जूस है,
तो वो आप दे सकते हैं। इतना मीन कि एक सर्विंग कह लें। अगर 200 से लेस आ रही है इन केस हम नहीं, इसकी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन तब होती है कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, तो लेस देन 70 मिलीग्राम अगर आपने टेस्ट कराया है या वैसे। और इसकी निशानी ये है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया की बहुत ज़्यादा आपको स्वीटनिंग हो रही है, हार्ट बीट जो है तेज़ हो गई है, और लेजीनेस है, मीन के जैसे लेथार्जी होने लग जाता है बंदा, तो इस हवाले से आपको लग रहा है कि ये एक सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। ये मोस्टली वीक लोगों में भी हो जाती हैं, ओबीस में भी हो जाती हैं। ओबीस में इस वजह से होती हैं कि अगर वो जैसे डाइटिंग वगैरह पे है तो तब भी ये हो सकता है। दूसरा, अगर वीक में ऑलरेडी वैसे उसको एनर्जी नहीं मिल रही, उसमें भी हो सकता है। और या डायबिटिक में हो सकता है अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन जो है उसने लगा लिया है, क्योंकि इंसुलिन एज ए डाइटिशियन हमारा डायबिटीज़ में काम है मेन, हमें कोई गर्ज नहीं है कि ये कैसे होती है, या वैसे एक अच्छे डाइटिशियन हमें इसकी डिटेल पता हो। लेकिन जो मेन हमारा काम है वो है इंसुलिन को कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक एडजस्ट करना। जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो ये होता है कि 1 ग्राम जो आप मीन के 15 से 18, वैसे 12 से 18 ग्राम तक होता है। अगर 12 से 18 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट 1 यूनिट इंसुलिन लगाएं। मीन के अगर 1 यूनिट आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है तो ठीक है। अगर हाँ, मीन के ये वेरी करता है। अगर जो 20 हैं उसको 5 ग्राम के अगेंस्ट 1 यूनिट होता है। जो नॉर्मल है जिनमें के 20 नहीं है 12 से 18 ग्राम होता है। फिर उसके पैंक्रियाज पे भी डिपेंड कर रहा होता है जिनके बीटा सेल्स कितने डिस्ट्रैक्ट हुए खड़े हैं, डिस्ट्रैक्शन कितने % है। 50% बीटा सेल की डिस्ट्रैक्शन है, 80% है, 20% है, तो उसके मुताबिक ये डॉक्टर्स ने बताना होता है कि। लेकिन फिर ये डाइटिशियन का काम ये होता है कि जितनी इंसुलिन दी गई है ना 1 यूनिट के मुताबिक उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स जाएं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को एडजस्ट करना, अगर एक कंट्रोल में कह सकते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को और इंसुलिन को एडजस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ सकते हैं एज कम्पेयर टू बिफोर दैट। तो ये काफ़ी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जैसा है नहीं, लेकिन एक हमें अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये था हमारे जो है अपर ड्यू डायबिटीज़ के हवाले से। अब इसमें हमने देखना है डाइट के हवाले से कि हम डाइट को कैसे, एक तो हमने इंसुलिन, अगर पेशेंट जो है इंसुलिन पे है, अगर हम डॉक्टर के साथ सेटिंग हो, वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है जितने यूनिट डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं, क्योंकि इंसुलिन के यूनिट डॉक्टर ने रिकमेंड करने हैं। लेकिन जितने यूनिट हैं उसके मुताबिक मील प्लानिंग हमने करनी है कि अगर कौन सी इंसुलिन है, कितने यूनिट है, इसको कितनी सर्विंग कार्बोहाइड्रेट्स की देनी चाहिए। तो मीन के ये तो ऐसे समझ लें एक एडवांस चीज़ है, लेकिन आप लोगों के माइंड में मे भी ये न्यू हो कि कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक एडजस्ट करने होते हैं इंसुलिन की डोज। तो इतना काफ़ी है। लेकिन इसमें तो हमारे लिए जो दूसरी चीज़ है वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की परसेंटेज, फिर उनका सोर्सेस, और जैसे कि फाइबर्स है। मीन के जो डायबिटिक के लिए रिकमेंडेशंस होती हैं मीन के मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट बुक्स में, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल होती हैं वो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, अक्सर हम देखते हैं कॉमन प्रैक्टिस में, जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें ये होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ना दें, जैसे कि अक्सर बनाना रोक रहे होते हैं या ऑरेंज रोक रहे हैं या मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना स्टॉप कर रहे होते हैं। लेकिन जो रिसर्च कहती है वो कहती है 60 से 70% तक जो है ना आपकी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इंसुलिन की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा तकरीबन 15 से लेकर 25 तक 25% तक जो है ना प्रोटीन होनी चाहिए, और तकरीबन 15 से लेकर 30 तक जो है आपका फैट होना चाहिए। वैसे जैसे अगर नॉर्मल आप देखें फैट हम रिकमेंडेशन करते हैं 20 से 35 तक, लेकिन यहाँ पे मिनके 15 20 किसके मुताबिक है? मिनके ये
डायबिटिक के लिए है, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ है। तो इसमें भी जो फैट हैं वो मुश्तमिल हैं मोफा और कोफा पे मोस्टली। मोफा कोफा पता है यस सर। क्या होता है? सर मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो पॉलीएसिड। मोफा कोफा पे मुश्तमिल और मोस्टली जो प्रोटीन है, प्रोटीन का सोर्स हो या चिकन या फिश, मतलब वाइट मीट देना। वाइट मीट लेना, इनके चिकन और फिश जो है ना बेस्ट है मैक्सिमम। दूसरा इनके ट्रांस है, सैचुरेटेड फैट्स वगैरह के कम से कम देनी है। और इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो फाइबर रिच फूड मीन के मिनिमम 30 से 40 ग्राम पर डे जो है ना फाइबर का इनटेक हो। मीन की एक अच्छी आप इसके मुताबिक इन रिकमेंडेशन के मुताबिक और इन परसेंटेज की बेस पे डाइट प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों की अभी हमारा थोड़ा सा लेक्चर है, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आप लोग ये परसेंटेज के मुताबिक जो है ना आप लोगों ने एक डाइट प्लान बनाना है जो 2000 किलो कैलोरीज का परसेंटेज जो आप लोगों को बताई हैं वो हों। उसी परसेंटेज के बेस पे और आगे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैं बताऊँ उनको भी ऐड करना है। इसमें विटामिन ई है, विटामिन ई और विटामिन सी का इंटेक या मिलके उसकी रिकमेंडेड वैल्यूज के मुताबिक हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं और जो खासतौर पे जो टाइप 1 डायबिटीज हमने पढ़ी है उसमें कीटो एसिडोसिस हो रही है, कीटोन्स बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उनको उनके बॉडी से रिमूव कराने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का अहम किरदार होता है। तो विटामिन सी, विटामिन ई रिच फूड हो और साथ विटामिन डी, कैल्शियम ये भी रिच फूड हो, ताकि बॉडी के जो स्किन इश्यूज हैं या इस तरह से लंग्स वगैरह के या इनके दूसरी इम्यूनिटी है वो इन्हांस हो सके। ये एक अच्छा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा आपके सेलेनियम है, ये भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है अच्छा, जिंक और फाइटोकेमिकल्स फाइटोकेमिकल्स ये जो है डायबिटिक पेशेंट्स में जो है ना अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप बात करें इसकी एंटी विटामिन सी के हवाले से या विटामिन ई के लिहाज से या फाइबर के हवाले से, और जितनी लेग्यूम्स हैं, लेंटल्स हैं और बीन्स वगैरह हैं, इनके फाइबर भी रिच हैं और फाइटोकेमिकल्स भी रिच होते हैं। इसके अलावा विटामिन ई का जो बेस्ट सोर्स है वो एलमंड है और इनके विटामिन ई के हिसाब से, या दूसरा सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन ई के लिहाज से, और फ्लैक्स सीड ये भी इनके अच्छा कंसीडर किया जाता है। विटामिन सी का जो अच्छा सोर्स है वो है इनके सिट्रस, क्योंकि सिट्रस फ्रूट हमने नहीं देने क्योंकि ऑलरेडी एसिडिक इन्वायरमेंट है तो हमने थोड़ा सा अवॉइड करना है। वैसे विटामिन सी के लिहाज से अच्छी है एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन डायबिटिक के लिए अगर दूसरा जूसेस से भी हमने अवॉइड करना है, खोल देने हैं। विटामिन सी पपीते में काफ़ी अच्छी मिकदार में जो है विटामिन सी पाया जाता है। कैप्सिकम है जैसा कि शिमला मिर्च, उसमें भी एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है विटामिन सी की। तो आप इनके सिट्रस फ्रूट्स के अल्टरनेटिव ले सकते हैं इसको। ये हो गई इनके ये खबर व्यू था डायबिटीज़ के हवाले से, डाइट में बता दिया। एनी क्वेश्चन? इसके अलावा एक चीज़ दूसरी जो आती है वो आती है कि इंसुलिन की, कि डायबिटिक पेशेंट पे कौन कौन से इंसुलिन ले रहे हैं और उनका डाइट के हवाले से क्या इम्पैक्ट है। तो डाइट के हवाले से मैंने एक तो आप लोगों को बताया कि उसको एडजस्ट करना है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतना हो कि इंसुलिन में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि एक्शन टाइम, दूसरा होता है पीक एक्शन टाइम। पीक? हाँ,
इसके अलावा थर्ड पे होता है कि मीन के स्टे टाइम लास्टिंग, या कितने टाइम बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट होने के बाद कितना टाइम बॉडी में रहेगी, उसे मीन के लास्टिंग टाइम कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट इंसुलिन का डिफरेंट होता है, तो वो आप वन बाई वन हम ये देखना है कि कौन कौन सी किस टाइप की इंसुलिन है। उनकी एक दो चीज़ें होती हैं इंसुलिन में, एक होता है ब्रांड, दूसरा होता है जेनरिक। ब्रांड जो है तो बहुत ज़्यादा हैं, हम जेनरिकली देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की इंसुलिन अवेलेबल है। इसमें होती है कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में है आपका लेस्प्रो है, एस्पार्ट है, सर लिख दो एस्पार्ट है। ये तीन मोस्टली जो है रैपिड एक्टिंग इस तरह इसको कहा जाता है कि ये मिनिमम टाइम में जो है ना एक्शन दिखाते हैं। मीन कि अगर आपने जस्ट की है तो विद इन 15 लेस देन 15 मिनट्स अपना काम शुरू कर देती है, मीन के काम ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इस वजह से मोस्टली जो है ना खाने से बिल्कुल फ़ौरन पहले आप इनको इस्तेमाल करते हैं मोस्टली रैपिड एक्शन। और ये इनका एक्शन टाइम जो होता है तकरीबन ये 1 से 2 आवर, मीन कि 1 से 2 में ना पीक टाइम जिसे कहते हैं एक्शन टाइम में पीक टाइम जो है उनका 1 से 2 घंटे में ये पीक रिजल्ट दिखाती हैं, मैक्सिमम रिजल्ट, और 2 से 4 घंटे तक जो है ना ये बॉडी में रहती हैं। इसमें रैपिड में लेस्प्रो जो है वो आपकी है तकरीबन 1 से 2 घंटे में पीक टाइम है इसका, और 2 से 4 घंटे ये बॉडी में रहती है। फिर एस्पार्ट इनका अलग अलग है, इनके 1 से 3 पीक टाइम है, और 3 to 5 इनके 3 से 5 घंटे बॉडी में रहती है। इस तरह ग्लूटाथायोन है, ये इसका जो पीक टाइम है वो है 30 मिनट से लेकर मीन के 1 घंटा, और ये बॉडी में रहती है आधे से 1 घंटे तक। हाँ 3 घंटे 3 आवर ये बॉडी में रहती है। मीन कि ये 3 तरह की रैपिड एक्टिंग इंसुलिन यूज़ की जाती हैं, और तीनों का अलग अलग एक्शन टाइम, पीक एक्शन टाइम और लास्टिंग टाइम अलग अलग है। मीन कि जो एक्शन टाइम है वो लेस देन 15 है, 15 मिनट है सबका सेम, लेकिन जो लेस्प्रो है वो 1 से 2 घंटे में पीक एक्शन दिखाती है, एस्पार्ट जो है 1 से 3 घंटे में दिखाती है, और ग्लूटाथायोन जो है वो 30 मिनट से 1 घंटे में। सर मेरे एक्शन टाइम तो सेम है। एक्शन टाइम सेम है, पीक एक्शन टाइम जो है ना वो डिफरेंट है, लास्टिंग और पीक एक्शन टाइम जो है वो डिफरेंट है। इसके अलावा हमारे पास है बेसल और बैकग्राउंड। ये मीन के एक तरह बेसल और बैकग्राउंड जो इंसुलिन है वो उन पेशेंट को लगाई जाती है जो वेरिएट करते रहती है उनकी जिनका शुगर, मीन के इनका ये ऐसी इंसुलिन है इनका जो पीक टाइम है ना वो नहीं होता, मीन के ये हर वक्त एक जैसी ही, इसी वजह से बैकग्राउंड ये दूसरी इंसुलिन के मोस्टली साथ लगाई जाती है ताकि उनका जो इम्पैक्ट है वो मेंटेन रहे, किसी तरह का कोई इश्यू ना हो, किसी बॉडी में मीन के बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक या हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में ना चली जाए। इसी वजह से इनको बेसल या और बैकग्राउंड बेसल और बैकग्राउंड इंसुलिन भी कहा जाता है। इसमें आपका है इसमें 2 तरह की इंसुलिन आती हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग भी आती है और इंटरमीडिएट भी। लॉन्ग मीन के वो इसके अंदर नाम जो है ना वो आगे हम
इंसुलिन को डिज़ाइन किया गया है, कुछ को जो मिलकर 24 आवर ही करती हैं। फिर आगे इनमें दो हैं कि लॉन्ग एक्टिंग भी इसमें शामिल है और इंटरमीडिएट, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें आपकी जो इंसुलिन है वेसल में वो है डेटिमर है, डेटिमर है और ग्लार्जन है और एनपीएच मिलके ये एनपीएच बस नाम ही है इसका, जैसे नाइट्रोजन बेस इसका थोड़ा सा लेंथी नाम है, एनपीएच के नाम से ही ये अवेलेबल होती है। तो मिलके डिटेमर और जो ग्लार्जन है ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी इनको कहा जाता है। लॉन्ग एक्टिंग इस वजह से कि इनका जो टाइम मिलके एक्शन टाइम तो है इनका मिलके विद फ्यू मिनट जो है ना, आप इसका है लॉन्ग एक्टिंग इनके 4 से 6 घंटे में जो है ना ये अपना काम दिखाती है, लेकिन ये पूरे जो पीक एक्शन है इनका कोई नहीं है, ये पूरा दिन जो है ना सेम एक्शन करती हैं और ये 24 आवर तक जो है अवेलेबल है। जो एनपीएच है वो जो है 16 आवर से 20 आवर तक अवेलेबल होती है, वो दिन में 2 बार भी लगाई जाती है। दोबारा एनपीएच का बताना। एनपीएच जो है वो 16 से 20 आवर तक बॉडी में रहती है और सम टाइम उसको दिन में 2 टाइम भी लगाया जाता है, लेकिन इनका जो एक्शन पीक एक्शन टाइम सेम है तीनों का, इनके हर वक्त जब तक ये बॉडी में रहेंगी सेम एक्शन होगा। ये नहीं होता कि जैसे कि दूसरी जो इंसुलिन होती है उनका हाफ लाइफ होती है, मीन कि 1 घंटे के बाद जो है ना उसका एक्शन कम हो गया, फिर दूसरे घंटे के बाद मजीद कम हो गया। एंड मीन कि अगर पहले वो इंसुलिन या ग्लूकोज जो बॉडी में मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स उसका 1 ग्राम 10 ग्राम एब्जॉर्ब करा रही थी, तो 1 घंटे के बाद में भी वो 1 ग्राम करा रही हैं। लेकिन जो बेसल या बैकग्राउंड होती है ये सेम, अगर 1 ग्राम है तो जब तक बॉडी में रहेंगी तो 1 ही ग्राम को एब्जॉर्ब कराएंगी मीन की टिल एंड। इसके अलावा हमारे पास है शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग इनका जो एक्शन टाइम होता है वो होता है 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, मीन कि ये एक्शन दिखाती हैं शॉर्ट एक्टिंग 30 मिनट से 1 घंटा। और जो पीक है पीक एक्शन 2 से 4 आवर में इनका पीक एक्शन होता है। और जो बॉडी में शॉर्ट एक्टिंग है 3 to 5, मीन के ये मोस्टली हर खाने से पहले जो है ना ली जाती है। ये पीक एक्शन है। और अगला कौन सा? ये लॉस्टिंग टाइम, मीन के ये 3 से 5 आवर जो है ना बॉडी में रहती हैं, इसी वजह से इनको जो है ना शॉर्ट एक्टिंग भी इसी वजह से कहा जाता है, इनके थोड़े टाइम के लिए। ये मोस्टली जो है खाने से पहले, हर खाने से पहले ले रहे होते हैं। तो इस तमाम इंसुलिन वगैरह पढ़ने का मकसद ये है कि तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इन फ्यूचर हम एडवांस इसको पे कमांड हासिल कर सकते हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट इनके मुताबिक एडजस्ट करें। लेकिन शॉर्ट में है एग्जाम्पल। और इसके अलावा इसका दूसरा जो पर्पज है वो ये है कि अगर हम पेशेंट से पूछें कि वो कौन सी इंसुलिन ले रहा है, कितने टाइम ले रहा है, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस टाइप की है, तो उस टाइप के मुताबिक हम एडजस्ट कर सकते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट्स। हमें ये पता होगा कि वो कितने टाइम में जो है ना अपना एक्शन दिखा रही है। तो जो ग्लूकोज या मीन के इसी वजह से जो हमें कहा जाता है कि फाइबर रिच फूड या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाए। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी यही काम होता है कि बॉडी में जितने टाइम इंसुलिन टाइम लगा रही है बॉडी में अपना एक्शन दिखाने के लिए, उतना वही टाइम लगाएं कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि एक साथ वो भी ऑब्जॉर्व हो और उसका भी एक्शन पीक एक्शन टाइम आ जाए, तो जो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है वो कम से कम हो। इसके शॉर्ट एक्टिंग में आता है आपका नोवोलाइन और नोवोलाइन और सर ये एग्जांपल इसकी इतनी ही आएंगे और फिर आपने दी में इतनी है।
इसके नहीं अलावा है, और भी है, इनके मिनिमम है क्योंकि ब्रांड है। और इसके अलावा आप लोगों को जैसे बताया कि पूरी दुनिया में जो है जेनरिक नेम चलता है। ये जो ब्रांड होते हैं ना, अभी एक प्रोग्राम था इंडिया का, मैं सुन रहा था, आमिर खान का प्रोग्राम चलता है। मोस्टली जो उसके प्रोग्राम होते हैं ना, वो होते हैं इसके बेस पे, रियलिटी बेस पे या फैक्ट्स पे। तो उसने फार्मासिस्ट वगैरह को बुलाया हुआ था। एक मेडिसिन थी कि उन्होंने एक इंडिया में ना जेनरिक स्टोर बनाया हुआ है जेनरिक के नाम से। उसको मेडिसिन जो है ना आपको जेनरिक के ही नाम से मिलती है। तो दूसरे जो है ब्रांड नेम के हर स्टोर मौजूद होता है। उसमें एक टैबलेट थी तकरीबन 220 की। तो मेरे जो का एक फीमेल को उन्होंने भेजा ब्रांड पे, वहाँ से उन्होंने मेडिसिन ली, तकरीबन वो बनी 11,000 समथिंग की। और वही मेडिसिन जो है ना उसने जनरल स्टोर से ले, वो कितने की बनी होगी? 500-600 एग्जैक्टली उसकी 550 की थी या इस तरह। तो मेन के 550 एक साइड पे, दूसरी साइड पे 11,000। तो वो ये भी बता रहे थे कि काफ़ी सारे पेशेंट जो पुअर पॉपुलेशन है इंडिया की या पूरी दुनिया की, मेडिसिन की एक्सेस ना होने की वजह से मर रहे हैं। तो और दूसरा ये बता रहे थे कि उनमें डिफरेंस क्या है, जो मेन आप लोगों को बताने वाली बात है कि इसमें अगर जेनरिक पे जाएं या मीन के ब्रांड पे, उसने का कोई डिफरेंस नहीं है। सेम फार्मूला होता है, सिर्फ और सिर्फ नाम जो कंपनी है कंपनी का। इसी वजह से आप लोग जब भी मेडिसिन खरीदने जाएं, एक ब्रैकेट के ऊपर नाम होता है, ब्रैकेट में फार्मूला लिखा हुआ होता है, वो उसको जेनरिक नेम जो है ना वो लिखा हुआ होता है। तो आप उस बेस पे अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं वही ब्रांड, असल में वो लिख रहे होते हैं ब्रांड डॉक्टर। लेकिन अगर आपको कोई सस्ती मिल रही है कोई मेडिसिन, तो आप ये ना देखें डॉक्टर ने कौन सी लिखी है, तो आप उसके फार्मूला से देख सकते हैं कि अगर आप लोग को खुद उस पर नॉलेज है। सारे डॉक्टर इस तरह नहीं होते, मिलकर सारे डॉक्टर लिखते ब्रांड है, लेकिन कुछ डॉक्टर इस बेस पे भी लिख रहे होते हैं कि कोई ब्रांड अच्छा है। तो लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस ना हो आप लोगों को कंपोजिशन वगैरह में या इस तरीके से, तो आप प्रेफर कर सकते हैं जेनरिक नेम को या इस चीज़ को। तो इंसुलिन वगैरह इनका भी यही है, मल्टीपल ब्रांड है, मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन आप जेनरिक के नेम से आप इनको परचेज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कौन कौन से मौजूद हैं। इस तरह का काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे जो सप्लीमेंट्स हैं। अभी मुझे एक दोस्त की कॉल आई, कहते हैं कि एक कंपनी है उसने नेम भी वो की है, सेंड की है कि वो आप उनके प्रोडक्ट जो है ना रिकमेंड करें। 50% जो है ना जो मेडिसिन 200 की है वो आपको 100 की मिलेगी, और वो सेल होगी 200 की। तो वो तो एक ऐसा समझे डिस्ट्रीब्यूटर वो दे रहा है, कंपनी तो उससे भी ज़्यादा वो करती है, कम करती है। तो इस तरीके और ये कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे होते। तो इस तरीके से अगर आपको स्टोर वाले को या डॉक्टर को 50% डिस्काउंट 60% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो 20% 30% क्लाइंट को दे सकता है, लेकिन नहीं देते। तो इस तरह इन फ्यूचर जो है ना इस पे काम किया जा सकता है कि ऐसा स्टोर बनाया जाए जिसमें अगर 60% डॉक्टर को मिल रहा है तो वो उसका 50% पेशेंट को दे दे। 10% भी कोई अगर आप जितनी अगर सही प्राइस हो तो उसका कस्टमर भी बढ़ता है। और दूसरा ये है कि हर चीज़ पैसों के लिए नहीं की जा सकती। उससे ये है कि इन फ्यूचर काफ़ी आप लोगों को और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, राय हक के लिए आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट में कौन सी है अभी बताया है मैंने आप लोगों को। वैसे एनपीएच जो है ना इंटरमीडिएट और इंसुलिन है, और हाँ एनपीएच। तो इसका एक्शन टाइम जो है वो मिलके जो एक्शन करती है 2 से 4 आवर में, लेकिन पीक एक्शन इसका कोई नहीं होता, पूरे दिन चलती रहती है। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया वो इसका जो लास्टिंग टाइम होता है वो 16 से 20 होता है, या सम टाइम 10 से 16 भी, तो मिलके उस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है यूज़ होती है।
लॉन्ग एक्टिंग नाम से ज़ाहिर है कि एक बार ही लगती है ये 24 लॉन्ग एक्टिंग, तो 24 आवर जो है ना इसका असर जो है वो रहता है बॉडी में। इसमें जो हमने पहले 2 पढ़ी थी उसमें बहसत में कौन सी थी, ग्लार्जिन एंड डिटर्मर, ये दोनों जो है ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। और इसका जो मीन के एक्शन टाइम है वो 4 to 6 आवर है, और दूसरा पीक एक्शन जिसे कह रहे हैं वो है नहीं, वो 24 आवर ही करेगा, और लास्टिंग टाइम भी 24 आवर है। इसके अलावा मिक्सचर भी अवेलेबल होते हैं। मिक्सचर में मोस्टली जो है इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग दोनों का मिक्सचर होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मिक्सचर ले रहे होते हैं, नोवोलॉग है, होमोलॉग है या होमोलाइन है, इसके मिक्सचर अवेलेबल होते हैं। और इन मिक्सचर को लगाने का भी ये उन पेशेंट को मिक्सचर लगाए जाते हैं जो एक्सट्रीम पे हों, मीन के बिल्कुल अगर पुअर कंट्रोल है तो मिक्सचर लगाया जाता है। उस मिक्सचर का ये मकसद है कि एक उसमें बैकग्राउंड इंसुलिन है और दूसरी जो है वो शॉर्ट एक्टिंग भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है या लॉन्ग एक्टिंग भी हो सकती है, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम हो सके। हाँ मिक्सचर मिक्सचर इंसुलिन भी इनके एक टाइप है जिसमें मिक्सचर होता है। एक में मोस्टली जो है आपका इंटरमीडिएट NPH होता है, और दूसरी जो है इसके अलावा उसमें आपका लॉन्ग एक्टिंग भी हो सकती है इंसुलिन, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, शॉर्ट एक्टिंग भी हो सकती है। इन का मिक्सचर 70-30 का मिक्सचर होता है, समटाइम 50-50 का मिक्सचर होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है मीन के पेशेंट की कंडीशन पे, और इसका मकसद ये होता है जिनमें पुअर कंट्रोल है इंसुलिन का, तो ये उन लोगों को लगाई जाती है। उसमें ये है कि एक इंसुलिन लगाई जाएगी जो उसको उसी वक्त कंट्रोल करने के लिए हाइपरग्लाइसीमिया को, दूसरा इसके साथ मिक्सचर होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ऐसे बेसल इंसुलिन जैसे हमने कहा या डायग्राम, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, किसी तरह से उसमें कमी ना आए। एनी क्वेश्चन?